बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने आज भी आलमी रहनुमाओं और सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बातचीत की, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही साथ तुर्की के सदर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरीके से खुलकर सपोर्ट किया, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम उनका शुक्रिया अदा करती है। मौलाना फजल रहमान समेत मुल्क की सियासी रहनुमाओं से भी आज उन्होंने बातचीत की। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम रहनुमाओं में इनके इत्तेहादी हैं या मुल्क के दीगर सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म की इस टेलीफोन कॉल से महरूम क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल दे रही है और ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि वो एहतजाज के लिए मैदान में निकलेगी। क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज इमरान खान साहब की रिहाई का सबब बन सकता है? इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे पंजाब हुकूमत का ये दावा कि पूरे पंजाब के अंदर ईद उल अज़हा के मौके पे जो सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, इसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत दोनों अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से एक दूसरे के ऊपर कड़ी तनकीद करते भी नज़र आते हैं। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक अहमद खान बच्चर, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। जबकि हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं इस वक्त। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ हुज़ैफ़ा रहमान साहब अगर आपसे किया जाए तो आप इस दौरे की अहमियत को, मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा आप रोशनी डाल दें। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हमेशा से रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान मुकम्मल तौर पे जो उन्हें पजीराई मिली इस दौरे में, और जो स्ट्रेटजिक शराकत दारी की बात की गई, फिर दिफाई शराकत दारी की बात की गई, कितनी अहमियत का हामिल था ये दौरा? जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। मैं आपके सवाल को थोड़ा सा ज़रा इसको ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक तो आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बिलाल मरसूस के बाद पूरी फॉर्म को जो है वो फतह से हमकनार किया, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 4 रोज़ा मैराथन दौरे किए 4 ममालिक के। उसके बाद पीएम साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो सऊदी अरब से फॉरेन ऑफिस ने बात की हुई थी, तो सऊदी अरब का दौरा आया। तो ये सऊदी अरब का दौरा एक ऐसे मौके पर था जब वहाँ पर ईद उल अज़हा जो है वो मनाई जा रही थी और खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो मक्का में मौजूद होते हैं, क्योंकि सारे इंतजामात की निगरानी भी कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़रा उनका एक मेजर इवेंट होता है, इसकी माज़ी में आपको कभी नवीद नहीं मिलेगी कि इस तरह की मेजर जो उनका ज़रा हज का मौके पर वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को इन्वाइट करें या उसकी मेहमान नवाजी करें। और चाहिए कि वह अपनी जो है ईद वाले दिन जो उनकी एक प्राइवेट जो है वो नशिस्तें हो रही होती हैं, उनकी अपनी जो रॉयल फैमिली के लोग, उसके जो दोहराने में वो किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मदऊ करें। मैं समझता हूँ कि आपकी सफारतकारी और पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो दो तरफा ताल्लुकात है, इसकी ये हाईएस्ट स्टेज है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को उन्होंने एक ऐसे मौके पर बुलाया और अपने एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से अपनी जो है वो निजी जो उनके फंक्शंस थे उसके अंदर ना सिर्फ मदऊ किया बल्कि जो इज्जत बख्शी। तो सऊदी अरब ज़ाहिर है पाकिस्तान का वैसे भी एक ब्रादर मुल्क है, IMF का मामला हो या पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आज़माइशी सूरत हाल आए, सऊदी अरब हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन इस दफ़ा जो गैर मामूली ये सऊदी अरब का रवैया सामने आया और हमने देखा, तो मैं समझता हूँ कि एज अ पाकिस्तानी मुझ समेत आप सब लोगों को एक ऑनर फील करना चाहिए कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात जो ऑलरेडी मिसाली ताल्लुकात हैं, लेकिन इस वक्त अपनी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर हैं। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब और आपकी जो मौजूदा फॉरेन ऑफिस की क़यादत है और आपकी फ़ौज की क़यादत है, बिलखुसूस जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और ये सारी जो टीम है, ये टीम एफर्ट होती है, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक तरफ आप अपने रिवायती हरीफ से जंग जीत रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो अरसा दराज के आपके दोस्त थे, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, तो पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल बहुत कम देखने को मिली है। देखें ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन रिलेशंस देखा जाए तो वो मशरिक और मगरिब वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान के दोनों के साथ आइडियल रिलेशन होना, ये मैं समझता हूँ कि आपकी सियासी क़यादत इसमें जो है वो शाबाश की मुस्तहिक है। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये बात कहती रहेगी कि हुकूमत तन्हाई का शिकार है आलमी सतह पर, लेकिन हम देख रहे हैं जितने भी दौरे किए वज़ीर-ए-आज़म ने या वफूद बाहर गए, उनको बड़ी भरपूर पजीराई भी मिली। फिर आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान साहब से, हाफिज़ नईमुर रहमान, आफ्ताब शेरपा, वैस नूरानी, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इन तमाम लोगों से राब्ते भी किए, उनको ईद की मुबारकबाद भी दी।
तहरीक इंसाफ इस सियासी धारे के अंदर हमें नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं मुनासिब समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फ़ोन करते, उनको भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते? वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, जो हमारे शुरका हैं सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। सर बात ये है सर कि आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि जब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कौमी धारे में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि एक रिग इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन के बाद भी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले और नेशनल में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर दौरा, जब से हमने सुना है ना जी कि दौरे कामयाब होते हैं, यानी कहा जाता है कि दौरे कामयाब हो गए और उस दौरे का रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल थी, जब जंग लगी, जंग में सारी कौम खड़ी हुई, हर जमात ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। अब देखिए, असल इनिशिएटिव लेना होता है गवर्नमेंट ने, अपोजिशन के पास इनिशिएटिव लेने के लिए या देने के लिए कुछ नहीं होता। तो हम इस बावजूद इसके कि हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया और हमारा मैंडेट जो 2024 का इलेक्शन था उसमें हम जीते हुए थे, हमें हराया गया, लेकिन उसके बावजूद बतौर एहतजाज नामुकम्मल हाउसेज सब, आपका कौमी असेंबली का हाउस नामुकम्मल है, सेनेट का हाउस नामुकम्मल है, प्रोविंशियल हाउसेज नामुकम्मल है, उसके बावजूद हम बैठे और हमने मुतालबा क्या किया? हमने मलिक से मुतालबा ये किया कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए ताकि चीजों को हल होने की तरफ ले जाया जाए। ठीक है। अब वो जुडिशल कमीशन हम बनाते, कहते थे, हमारे सब मजाक किया करते थे जी कि हम जुडिशल कमीशन, आप कहते हैं आप दहशतगर्द हैं, आप ये है, आप फलां हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक दिन सियासी पार्टी को, आज हमारा नंबर है तो कल इनका नंबर भी लग जाएगा, तो क्यों ना किसी जगह पे, किसी मोड़ पे जाके तो ऐसे फैसले किए जाए जिसमें लगे कि सियासी पार्टी खुद मुख्तार है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो आप किसी भी इलेक्शन में नजरअंदाज नहीं कर सकते। 70 के इलेक्शन से आज दिन तक, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, यानी बिल्कुल ही मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज को छोड़ छाड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लग गए, उनके वर्कर्स, उनके कैंडिडेट्स को FIR, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये खुद कह रहे हैं कि वो किसी किस्म की बात एक मुज़ाकरात। लेकिन मलिक साहब, अगर देखा जाए तो हुकूमत तो आज भी ये बात करती है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करे। अगर आप मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल ही ना करें, एहतजाज की बात करें, तो फिर ये दूरियां खत्म तो नहीं होंगी? मलिक साहब, बाख्तियार मुज़ाकरात, ठीक, देखिए जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अब जब 2002 में एक इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दबाया, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको क्रश किया, उस वक्त इनके पास कितनी सीटें थी, तो क्या इनकी जमात खत्म होगी? देखिए, कभी भी किसी के दबाने से कोई जमात खत्म नहीं होती। आप इधर से ये हमें कहते हैं कि बातचीत करें, उधर से हमारी 2-2, 3-3 महीने मुलाकातें बंद होती हैं, जो कि फंडामेंटल राइट है। अब हमने अपने लीडर के साथ मुलाकात करके जो तजवीज़ होती है वो तो शेयर करनी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब आप खुद देख लें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली के खिलाफ स्पीकर ने बगैर सुने लीडर ऑफ द अपोजिशन को, उमर अयूब साहब को, बगैर सुने उनका रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, हालांकि उनको चाहिए ये था कि इनका मौक़िफ़ सुनता। मैं समझ गया। तो इस किस्म के हालात हों, जी, फिर हम सिवाय एहतजाज के हमारे पास क्या ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, अगर वज़ीर आज़म सबको कॉल कर सकते हैं तो PTI की लीडरशिप को भी कॉल कर लेते, ईद की मुबारकबाद दे देते। दूसरा, बाख्तियार मुज़ाकरात का अगर PTI मुतालबा करती है तो मुज़ाकरात करने में हर्ज क्या है? जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि जो बचर साहब ने गुफ्तगू की है, इंतहाई शाइस्तगी से और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, और अगर तहरीक इंसाफ इस तरह के लोगों को ही सामने रखे और इस तरह के लोग ही फैसला साजी में शरीक हों, तो मेरे ख्याल से हालात इस नहज तक पहुँचते ही ना। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ की क्योंकि ज़रा सियासत का उनका एक स्टाइल है, एग्रेशन, सियासत में नफरत को उन्होंने दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया। एक वक्त तक इस सियासत में इख्तलाफात हुआ करते थे,
सियासी इख्तलाफ को उन्होंने पहले सियासी नफरत में बदला, फिर अब सियासत में एक दुश्मनी पैदा हो चुकी है। तो अगर आप बात करें कि मुज़ाकरात की, तो हमने तो मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी बाकायदा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर बनी थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी उसका हिस्सा थे। लेकिन इनके लोग जो है वो उससे उठकर चले गए, और उसके बाद ये कई मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि हमने मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। यानी बचर साहब की बात मैं नहीं कर रहा, इनके लीडर की बात मैं कर रहा हूँ। और इस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो शायद जेल में है या उन्हें कोई समझाना नहीं चाह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है, सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि कोई भी सियासी जमात इस जगह पर हो, एस्टेब्लिशमेंट ने तय की है कि वो किसी भी सियासी जमात की इस तरह के सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। और उसके पीछे उनकी एक रीज़न है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं कि जी फिर आप हमें मीर जाफिर, मीर सादिक, और कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, और कभी आप एब्सोल्युटली नॉट की बात कर देते हैं, गद्दार बना देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बाद उन्होंने तय किया कि सियासी मामलात सियासी क़यादतें ही देखें। और आपको याद होगा कि जब 2 खतूत के मुतालिक सवाल किया गया आर्मी चीफ से, तो उन्होंने यही कहा कि एक तो मुझे वो खतूत मिले नहीं, और अगर मिले भी होते तो मैं सियासी लीडरशिप को भेजता। मैं ये समझता हूँ कि अब तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये मुज़ाकरात भी करना चाहती है, सियासी लोग हैं, इनसे बातचीत होनी भी चाहिए, लेकिन इनके बानी जो है, चूंकि उनको सियासत के अंदर पहली अरूज मिली ही एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, वो अभी तक वही आस लगाए बैठे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुज़ाकरात करूं, दोबारा मुझे लाडला बनाया जाए, और शायद मैं दोबारा मंजूर नज़र होकर दोबारा RTS बिठाकर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ। लेकिन हालात बदल चुके हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी गलतियाँ हुई होंगी। एस्टेब्लिशमेंट उन सारी गलतियों के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्हें इस तरह के तजर्बात नहीं करते। इसलिए बानी तहरीक इंसाफ जब फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात की बात कर देते हैं, लेकिन शाम को जब दोबारा सोचते हैं, तो पावर हंगर है उनके अंदर, पावर ग्रीड है, तो वो कहते हैं नहीं जी बात मैं एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। फिर जब एस्टेब्लिशमेंट कोई बातचीत नहीं करती तो फिर वो कहते हैं नहीं जी 9 मई की माफ़ी मैं क्यों मांगू, ये मुझसे मांगे। तो इस तरह की बात करते हैं। सियासत में इस तरह की तलखी नहीं होती। और ज़ाहिर है यहाँ पर आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असैसिनेशन देखी, बेनज़ीर की असैसिनेशन देखी, मीर मुर्सा, मीर शाहनवाज चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, उनके वालिद की डेथ हो गई, इस दफ़ा एग्जाइल में थे, जेल में थे, उनकी बेगम की डेथ हो गई। तो सारे सीन आपने देखे, लेकिन कभी पाकिस्तान की सियासत में सियासी लीडरशिप की तरफ से इस तरह का रिजिड स्टांस कभी सामने नहीं आया। मैं समझता हूँ बानी तहरीक इंसाफ, आप इस बात को एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई एम टेलिंग यू, आप कहीं लिख लें, बच्चर साहब मेरे भाई हैं वो कहीं लिख लें, जब कभी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी लीडरशिप से होंगे, और इस मरतबा सियासी लीडरशिप की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इनका नुक्ते नज़र है उससे इन्हें पीछे हटना पड़ेगा, और मुज़ाकरात इन्हें सियासी लोगों से ही करने पड़ेंगे, चाहे वो नून से करें। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले इस पे आप कमेंट कर दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सियासी रहनुमाओं को अगर ईद की मुबारकबाद दी है, PTI को भी शामिल कर लेते हैं, इसी तरीके से तो नफरतें कम होती हैं। नहीं देखें जी, मुबारकबाद देना कोई हर्ज नहीं है, ये एक कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ जंग अखबार में खबर छपी थी कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है, और कोर्ट बैरिस्टर गोहर को किया गया था। मैं असेंबली में था, मैंने भी वहां पर इस बात को जो है एंडोर्स किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड बीइंग द यानी उस कायदे ऐवान की हैसियत से इस बात को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुज़ाकरात को वेलकम करता हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले ही दिन आपने कहा नहीं हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, खबर गलत छपी हुई है। इसी तरीके से हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो सब कमेटी है, नेशनल असेंबली के स्पीकर उसको चेयर करते हैं, हमने वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कमेटी नहीं बनाई थी, हमने स्पीकर की सरबराही में उस मीटिंग को बुलाया, लेकिन ये लोग नहीं आए। इसी तरीके से और बहुत सारे फोरम्स है, उसको इन्होंने छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म की एक इज्जत ग्रेस है, आप जिम्मेदारी ले लें, आप बड़े बन जाएं, ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, ये एक कदम आगे बढ़े, हम 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात किसी सियासी संजीदगी के साथ और दो तरफा इज्जत के साथ होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक, मैं ब्रेक से जब वापस आता हूँ इस पर बात करते हैं कि संजीदा मुज़ाकरात या बाख्तियार मुज़ाकरात का जो मुतालबा है PTI पर उसका स्टांस क्या, और साथ ही साथ जो एहतिजाजी तहरीक अब ईद के बाद शुरू होगी उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मलिक अहमद खान बचर साहब, एक तो बताइएगा ये वाला कि अगर आप मुज़ाकरात में संजीदा हों जैसे कि हुकूमत कहती है तो मुज़ाकरात अब भी हो सकते हैं। दूसरा, एहतिजाजी तहरीक की काल, एहतिजाज के नतीजे में क्या मुज़ाकरात फिर हो सकेंगे, और दूसरा क्या इस एहतिजाजी तहरीक के नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की जो संजीदगी है उसका हम कैसे यकीन कर लें कि एक तरफ ये हमें कहते हैं कि कमेटीज बन गई, हमारे TOR तय हो गए,
और उसके बाद हमने इनको ये कहा कि जो मुज़ाकराती कमेटी थी कि हमारे अब तो हमारे पैटर्न चीफ हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवा दी जाए। और उन्होंने 27 तारीख तक का हमने इनको कहा कि हमारी एक मुलाकात करवा दी जाए। देखिए बात यह है, जो आप किसी भी ना जो भी मुज़ाकरात हों, जहाँ पे भी हों, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे तहरीक इंसाफ है, वो अपने लीडर्स को इत्मीनान में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ये है, इधर ये सिस्टम है। और इसको अगर हम देखिए, मियां नवाज शरीफ जब लंदन और सऊदी अरब में थे तो यहाँ से लोग जाते थे जाके बातें करके, और जब NRO सारा वो इनका आपस में हुआ, एक मिसाक जमहूरियत हुई, तो वो उनकी मंजूरी के को बगैर हो गई थी। वो तो एक एक लम्हे के लिए बाखबर रखते थे और इनको फैसिलिटी किया जाता था। अब पोजीशन ये है कि हमारे साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत, हम क्यों कहते हैं कि हुकूमत बाख्तियार नहीं है, इसलिए कि हमारे अब क्या कहूँ कि इन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया कि हम आपकी मुलाकात खान साहब से नहीं करवा सकते। खान साहब ने उस वक्त 5 बंदों का नाम लिया, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, कि मैं इनसे बातचीत करके, और उसका नतीजा क्या हुआ, ये ज़फ़र साहब बैठे हैं, जब इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, और मुझे जब इन्होंने अडयाला चौकी में बंद किया, वो 16 नवंबर था, उसके 24 नवंबर का उसके बाद ऐलान हो गया। कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो जब आप सियासी लोगों को खान साहब को नहीं मिलने देंगे तो हम कैसे ये यकीन कर लें कि हम मुज़ाकरात की तरफ इस गवर्नमेंट के साथ चले जाएं। हम तो यही कहेंगे ना कि अडयाला इनकी डोमेन में नहीं है, अडयाला में जो कंट्रोल कर रहे हैं लोग उनकी डोमेन है, तो हम तो यही, बल्कि है ही यही कि सारी चीज उनके पास है जो इस मौजूदा गवर्नमेंट को लाने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, जो आप बात कर रहे हैं ना मलिक साहब एहतजाज की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सब कॉन्टिनेंट की वाहिद जमात होगी जो गुज़श्ता 2 साल से एहतजाज में, एक तो हमारे हर हफ्ते 2 एहतजाज होते हैं, तहरीक चलती है, तहरीक हमारी ट्यूसडे को भी होती है और थर्सडे को भी होती है। अब हमने तहरीक जो चला रहे हैं, देखिए तहरीक से हमें भी पता है कि हम को खान साहब को हमने ये नहीं कहना कि हमने को बाहर आ जाना है या को हम NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की हाई कोर्ट इस्लामाबाद चीफ जस्टिस को, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक डेट लगाई 5 जून की, उसके बाद उन्होंने 11 जून की दी। उसके लिए हमें 3 दफा हाई कोर्ट के उधर खड़ा होना पड़ा और रिक्वेस्ट, हर दफा रिक्वेस्ट डालनी पड़ी कि जनाब हमारे केस सुने जाएं। हमारा तो जो है, हमारा तो ये है कि खान साहब के केस सुने जाएं, और उसके लिए भी हमें तहरीक चलानी पड़ जा रही है। और दूसरी बात यह कि आप खुद देख लें, हम तो ऑलरेडी तहरीक में हैं, तकरीबन 20,000 लोगों पे FIR हैं, तकरीबन हर दूसरे, ये समड़ियाल वाला इलेक्शन देख लें, यहाँ पे 4 FIR दर्ज हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक में ऑलरेडी मौजूद है। ये है कि तहरीक का जो मोड है वो हम चेंज कर लें, कोई कभी अच्छी हो जाती है, कभी जब ये ज्यादा सख्तियां करते हैं तो कोई थोड़ी बहुत नरम पड़ जाती है। देखिए ना, लाहौर को पिंजरा नुमा जेल पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया था, 21 से लेके 24 नवंबर तक लाहौर बंद हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो हम तब करें कि पहले यकीन दहानी हो कि हम मुज़ाकरात एक हैसियत सियासी जमात करेंगे। जब इनकी डोरियां हिलाने वाले पीछे बैठे हैं, और मैं खुल के ये बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, तो हम डायरेक्ट फिर उनसे क्यों ना मुज़ाकरात करें। इनके पास बड़ा इनिशिएटिव था मलिक साहब, अगर ये जुडिशल कमीशन बना देते, मैंने पंजाब असेंबली में भी बार बार बात की, हम उसमें ये डिटरमिन कर देते कि क्या पोजीशन थी, तो कम से कम इनका एक पॉजिटिवली याद किया जाता कि इस गवर्नमेंट ने चाहे जिस तरीके से भी आई है, इन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया है फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक हम तो मार्शल लॉ का ही सामना कर रहे हैं, सिविल मार्शल लॉ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिल्कुल ठीक है जी। हुज़ैफा रहमान साहब, ये जो सख्तियों की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्कातों पर पाबंदियों के हवाले से, ये पाबंदियां अगर आप ख़त्म कर दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की भी इजाज़त दे दें तो मामलात सुधर नहीं सकते हैं? जी मलिक साहब, एक तो मेरा तो पहली दफा इत्तेफाक हुआ है बच्चर साहब के साथ किसी शो में बैठने का। माशाल्लाह बड़े पुराने सियासतदान, बड़े समझदार। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ,
जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जितना धीमी अंदाज में बात करते हैं और सियासी बात करते हैं, तो इस तरह के लोगों से एक तो बात करने का मजा भी आता है और कोशिश होती है कि इस तरह के लोगों के साथ बैठकर कोई ऐसी तल्ख बात ना की जाए जिसे सियासत में इख्तलाफ जो है वो तलखी या दुश्मनी में तब्दील हो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे चारों जो है कायदीन वो जेल में थे और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। तो ऐसे में आजम रजीक तारड़ साहब ने हाई कोर्ट से परमिशन ली और 3 महीने के दौरान जितनी मुलाकातें वो आजम रजीक तारड़ साहब करते थे और वो एक पैगाम बाहर लेकर आते थे। और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बाहर उसे ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मोस्ट सीनियर बंदा है वो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी और बाकी लोग भी अंदर थे। उन्होंने कहा जो फैसला आपको करना है आप मौका देख के करें, ये बार बार हमारे पास ना आए ना जाएं। ये एक सियासी लीडर का विजन होता है। इनके बहुत सीनियर लोग मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर इनका मौजूद है, बैरिस्टर गौहर इनके चेयरमैन मौजूद हैं। एक तो किसी एक बंदे के पास भी फैसले का अख्तियार नहीं है। आप समेत बेशुमार हमारे जो जिम्मेदार एंकर्स हैं, जिम्मेदार जहांदीदा सहाफी, उन्होंने रिपोर्ट किया, अली अमीर गंडापुर का नाम लेकर रिपोर्ट किया कि उस रात जो है वो तय कर चुके थे और बाकायदा तय हो गया था कि जलसा कहाँ पर कराना है नवंबर में, लेकिन उसके बावजूद बानी तहरीक इंसाफ और उनकी बेगम साहिबा नहीं माने। और उसके बाद आपने देखा कि कितना ज्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई और फिर ज़ाहिर रियासत ने अपना एक डिफेंस करना था और उसका ज़ाहिर एक सियासी क़यादत जो पीटीआई की उन्हें भी नुकसान हुआ, हुकूमत को भी ज़ाहिर एक तल्ख तजर्बे से गुजरना पड़ा। तो अगर आप ये बात कहें कि ये तहरीक इंसाफ जो है हमेशा शाइस्तगी से चलती है और मुज़ाकरात करना चाहती है, मुझे आप ये बताएं जब हमने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और वो मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर के चैम्बर में बनी थी, नेशनल असेंबली के स्पीकर के चैम्बर में, उस वक्त ये लोग उठकर चले गए थे। अब मसला क्या है, ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चल रही है या फिर अडियाला हुकूमत के पास नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। इन्हें याद होगा कि बेशुमार मुलाकातें हैं जो सिर्फ हुकूमत ने ही कराई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बात नहीं मैं करूंगा, लेकिन बानी की तरफ से इतनी मिसकमिटमेंट्स हुई हैं और लीडरशिप इतनी बेबस होती है कि हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ के मामले में अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहती। हुकूमत अडियाला के मामले में अपने जो अख्तियारात हैं उसे एक्सरसाइज ही नहीं करना चाहती कि हम अपने अख्तियारात एक्सरसाइज करें और उस अख्तियारात के बाद में बानी तहरीक इंसाफ कोई ऐसा बयान दाग दें, कोई ऐसी बात कर दें, कोई नया 9 मई कर दें। तो बेसिकली उनकी तरफ से इस तरह के हालात जो है वो हमें देखने को मिले हैं और इस तरह के तल्ख तजर्बात हैं कि सियासी लीडरशिप उनके मामले में हाथ डालते हुए घबराती है। जहां दुनिया के ताकतवर ममालिक उनकी गारंटी देने को तैयार ना हो, जहां दुनिया के ताकतवर ममालिक कहें कि हम इस बंदे की किसी भी बात के कॉल ऑफ फेल की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, वहां वो बंदा आप अंदाजा करें कि एक बंदा अनप्रेडिक्टेबल हो और कोई वजह नहीं है। अगर आज बच्चर साहब जो सारी बातें कर रहे हैं आप इनसे जिम्मेदारी ले लें, कोई आप इसमें सालिस बन जाए, नेशनल कॉज का मामला है और हम समझते हैं कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुल्क में मौशी इस्तेहकाम चल सकेगा और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है एक बड़ी सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात से। लेकिन कम से कम आप किसी कोने में किसी किनारे में हमें डालें तो सही, वो रास्ता तो दिखाएं। लेकिन बच्चर साहब जैसे लोग जो है जो मफाहमत पसंदाना सोच के हामिल हैं, जो डेमोक्रेट हैं, वो जो बात करते हैं वो यकसन मुख्तलिफ होती है। हमारे पास जरा हुकूमत है, सारे वसाइल हैं, जो बातें अंदर होती हैं वो बाहर आती हैं। मुझे बताएं बानी तहरीक इंसाफ की बहनें बाहर हैं, बानी तहरीक इंसाफ की सारी पूरी लड़ाई के दौरान या पूरे इख्तलाफ के दौरान बेगम बाहर रही, अब अंदर गई है ना। हर बंदे ने हमेशा झगड़े की बात की है, 9 मई की कभी बात की, कभी इस्लामाबाद में चढ़ाई की बात की, किसी बंदे ने सियासी हल नहीं निकाला। हमेशा सियासी लीडरशिप पीछे जाती है। कभी आपकी दुनिया की तारीख है, अस्करी क़यादत कभी हमला, आप अस्करी क़यादत तो आप जब भी देखेंगे अस्करी क़यादत कभी भी पीछे नहीं जाएगी। हमेशा आपकी सियासी लीडरशिप लचक पैदा करती है और फिर आप अपनी अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात करते हैं। नेल्सन मंडेला की मिसाल आपके सामने है। ये पहली एक एग्जांपल जो है बानी तहरीक इंसाफ ने तय कर दी है। वो ये कहते हैं कि पूरा मुल्क एक तरफ हो जाए, बस मुझे वज़ीर-ए-आज़म आप बना दें, ऐसा नहीं होगा। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मलक अहमद खान बच्चर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। दावे किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से कि इस बार सफाई का ईद उल अज़हा के मौके पर एक शानदार एहतमाम और इंतज़ाम किया गया। क्रेडिट वज़ीर-ए-आला पंजाब को जाता है और दूसरी तरफ सिंध में ख़ास तौर पर अगर कराची के मेयर की बात की जाए वो हल्की फुल्की तनकीद करते नजर आते हैं पंजाब हुकूमत पर। आखिर ऐसा क्यों, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ज़िशान रफ़ीक साहब, पंजाब के सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं और इस सफाई मुहिम की निगरानी भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनके ज़िम्मे की थी। उनसे पूछेंगे कि पंजाब में
ये सफाई का एहतमाम कैसा रहा। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है ईशान रफ़ीक साहब, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई का एक बड़ा प्लान तरतीब दिया था, जिसके मुताबिक तमाम शहरों की सफाई निचले अजला तक उसको मॉनिटर भी किया गया। मरीम नवाज शरीफ पंजाब की ज़िला, उन्होंने खुद इस सारे अमल की निगरानी की। ईशान रफ़ीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। एक बड़ा टास्क था पंजाब में, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें लाहौर के अंदर, तो चले आपके पास वसाइल हैं, नीचे अजला में, छोटे अजला में, तहसीलों में, वहाँ ये कैसे मुमकिन है कि इतनी आलाइशें हों और उनको फौरी तौर पर साफ़ भी कर लिया जाए, उठा ली जाएँ और सड़कें धो दी जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं आपको बताऊं जी कि सीएम पंजाब ने जब सुथरा पंजाब ये प्रोग्राम शुरू किया था, इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जो फुटप्रिंट है वो पंजाब के हर गांव के अंदर मौजूद है। पंजाब में 24,000 से ज़ायद गाँव हैं, 200 से ज़्यादा शहर हैं, छोटे बड़े मिला के। तो मैं समझता हूँ कि इसको जब हमने आउटसोर्स किया था, तो इस वक्त जो आउटसोर्सिंग हमारी हुई थी वो हुई थी तहसील की सतह के ऊपर, जिसमें पंजाब के तमाम रूरल और तमाम अर्बन एरिया सब के सब इसमें शामिल थे। तो हमारे पास हर यूनियन काउंसिल के अंदर 12 से लेके 20 के दरमियान वहाँ पे सेंट्री वर्कर्स, लोडर रिक्शाज, ये सारे रूटीन में वहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पे सफाइयाँ हो रही होती हैं और एक बाकायदा शेड्यूल के तहत वो काम कर रहे होते हैं। तो वो सारी बल्दियात के ज़ेर इत्तेमाम होता है। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात के ज़ेर इत्तेमाम ये हुआ था जी। तो महकमा बल्दियात ने इसको ये सारा जो है ना, इसको आउटसोर्स करके ये सारा किया था। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत हमने तकरीबन 1.25 लाख लोगों को नौकरियाँ दी हैं ऑलरेडी। इसमें जो 1.25 लाख लोग जो थे ना, वो रूटीन में वहाँ ऑपरेशन में काम कर रहे होते हैं। ईद के लिए हमने थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी तहसीलों के अंदर चीज़ें मौजूद थी। तो निज़ाम एक जब बन गया था, मौजूद था, तो उस निज़ाम को हमने थोड़ा सा जो है ना वो उसके अंदर टॉपअप किया इस ईद के हवाले से, ईद के जो ऑपरेशन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पंजाब के हर गांव के अंदर जो है ना आलाइशें जो है ना वो टाइमली उठाई गई, क्योंकि हमारा वहाँ पे पूरा सिस्टम मौजूद था। ठीक है। और मैंने चैलेंज किया इस चीज़ को कि अगर कहीं पे कोई एक आलाइश भी आपको मिले बताएं हमें, और डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें जो की जा रही हैं। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं जी टोबा टेक सिंह गया था, टोबा टेक सिंह से मैं अभी पहुँचा वापस। तो यही था कि सीएम पंजाब की हिदायत थी कि मैं खुद जाऊँ और खुद जाके तो नीचे इस्लाम में भी आपको खुद भेजा, जाके खुद आप देखेंगे? जी बिल्कुल जी, मैं खुद गया, जाके हमारी सारी टीम काम कर रही थी। मैं कल सारा दिन जो था लाहौर, कसूर और कुछ और एरियाज़ के अंदर मैं गया, सियालकोट गया, और आज जो है मैं फैसलाबाद डिवीजन सारा में फिर के आया हूँ। हमारी जो बाकी बल्दियात की टीम है सारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब ने ये निगरानी कैसे की? आपसे मुसलसल रब्ते में? बिल्कुल मुसलसल रब्ते में है, और जो टीम हमारी जा रही हैं, जो टीम हमारे बल्दियात के, हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं सेक्रेटरी बल्दियात, वो भी फील्ड में है। हमारे बाकी जो लोग हैं अफसरान वो भी फील्ड में है। फिर डिप्टी कमिश्नर्स जो ज़िलों के अंदर बैठे हैं वो वहाँ पे है। फिर हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की अपनी हायरार्की मौजूद है। हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के अंदर जो हमारे डिवीजन की सतह पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, नीचे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, तहसील मैनेजर्स हैं। तो हमारी पूरी एक नेटवर्क मौजूद है ऑलरेडी। इस जो सिस्टम हमने सुथरा पंजाब बनाया था, इसमें हमारा नेटवर्क इस वक्त जो हमारी मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है, 2-2, 3-3 यूनियन काउंसिल के ऊपर हमारे अपने जो फिर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के लोग हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो हमारे FMOs हैं, फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं जो कर रहे हैं। वो पूरा एक नेटवर्क है जिसके जरिए हम चीज़ों को कर रहे हैं। निशान साहब, मेरे पास तस्वीर भी आपकी और वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से आई हैं, जिसमें पूरे पंजाब का आज दूसरा रोज़ भी दिखाया गया है कि वहाँ ये सफाइयाँ हो रही हैं, सड़कें धोई जा रही हैं। स्टाफ जो खासतौर पर अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी तो ईद पे छुट्टियों के हवाले से कहते हैं जी बस ईद पे कोई काम नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी अवेलेबल थी? टोटली अवेलेबल थी। देखिए यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीएम पंजाब जब खुद एक्टिवली काम कर रही होंगी तो उनकी पूरी टीम काम कर रही होती है, और लीडरशिप का यही खासा होता है कि लीडरशिप ने अपने टीम के लिए काम लेना होता है। तो देखिए सीएम पंजाब हैं और उनकी टीम हर जगह पे मौजूद है, काम कर रही है। मैं आपको आने से पहले, मैंने अभी 10 मिनट पहले लेटेस्ट अपडेट्स ली हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी जो मैंने लेटेस्ट अपडेट्स ली, अभी तक हमारे पास कितनी एलआईसी हमने उठा ली हैं, डाटा कितना है आज के दिन तक। अभी 10-15-20 मिनट पहले तक जो है ना 1,01 टन से ज़ायद, 1,01 टन से ज़्यादा आज ईद के सेकंड डे हमारे पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है। मेरे पास ये पूरा हमारे जो डिजिटल हमने सारा सिस्टम को बनाया हुआ है,
ये बिल्कुल मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आ रही होती है, हर एक चीज़ कैमरास के ज़रिए। आप कभी हमारा सिस्टम आके देखें जो सीएम पंजाब ने बनाया, तो आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से हम मॉनिटरिंग करते हैं। यानी बुनियादी तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब का जो इनिशिएटिव था, उसकी सपोर्ट मिली ईद के रोज़ आपको ये पूरा प्लान बनाना? जी, वो उसी को बेस बना कर तो हमने किया ना। सफाई जो है ना, उसी के सिलसिले में ये सीएम ने पूरा जो प्रोग्राम जो था ना, ये अप्रूव किया, डिज़ाइन किया, और ये उन्हीं का बेसिकली उन्होंने ही इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। ये उन्हीं के ज़हन के मुताबिक जो चीज़ें जो डिज़ाइन की गई और आज ग्राउंड पे मौजूद है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास बाकायदा एक एक साइट जहाँ पे फाइनली डंप की जा रही चीज़ें, उनका लाइव डाटा आ रहा है, वहाँ पे वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए, ये नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना लिया हुआ है। हम आपको कभी अपना कंट्रोल रूम दिखाएं, और फिर हमारे तहसीलों की सतह पर कंट्रोल रूम मौजूद है। हर तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम मौजूद था, हर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम मौजूद था। फिर उसके बाद लाहौर के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में सेंट्रल कंट्रोल रूम मौजूद था। हमारे यहाँ पे जो है वे सेफ सिटी के अंदर कंट्रोल वो मौजूद है, उसके अंदर लाइव इंफॉर्मेशन विद पिक्चर्स विद वीडियोज़ हर एक चीज़ आ रही होती है। ईद के पहले रोज़ भी वज़ीर आला छुट्टी पर थी या नहीं थी? नहीं जी, वज़ीर आला काम कर रही थी ईद के पहले रोज़ भी। सुबह 7 बजे से लेके मेरा रब्ता होना शुरू उनके साथ हो गया था ईद के दिन पहले। जी हाँ, और हमारी टीम जो थी सुबह 4 बजे काम शुरू कर चुकी थी, लेकिन वो सीएम के पास इन्फॉर्मेशन जा रही थी ऑलरेडी। तो मैं ये अवामी खिदमत जिन लोगों ने करनी होती उनकी छुट्टी को नहीं होती। तो अगर क्रेडिट आपको देना पड़े पूरे पंजाब में, यकीनी बात है बड़े अफसरान मौजूद होते हैं, लेकिन आपको लगा कि यार ये डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील जो है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। यकीन मानिए बड़ा मुश्किल काम है। मैं ऑनेस्टली मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये चैलेंज ऐसे नहीं किया कि पंजाब के किसी एक गाँव के अंदर से अगर आप उठा के दिखाएँ कहीं पे कि कहीं कोई आलाइश पड़ी हो तो हमें बताएं। मैं तो कहता हूँ कि बाकी सूबे सीखे कुछ पंजाब से। लेकिन आपने देखा कि कराची के मेयर थोड़ी सी तनकीद भी कर रहे हैं आपकी, जी हमने इतना काम किया लेकिन पंजाब को जो है, कराची के मेयर की तनकीद जो है ना, वो मतलब वो काम करने पर तो जो है ना वो सर्फ करें, वो काम करने को नहीं है, हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, कहते हैं हमने बड़ा काम किया। मुझे बताएं कि मीडिया कराची की सड़कों के ऊपर से अलाशियाँ दिखा रहा है। मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं कर रहा, ये कराची ले गए। ये कराची का मुकाबला हमारी जो है ना भक्कर की किसी तहसील से कर लें, हमारी राजापुर की किसी तहसील से कर लें, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से कर लें, चोलिस्तान के इलाके से जाके कर लें। कराची का मुकाबला इन्होंने करना है। बात यह कि हमारे पास नेटवर्क मौजूद है, हम ऐसी बात नहीं करते। अगर हम इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारे पास पूरा नेटवर्क हर जगह पर मौजूद है। तो बात करनी है तो काम के साथ बात करनी चाहिए। सिर्फ तनकीद पर आए तनकीद कर देनी। एक सूबा खिदमत कर रहा है, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सीएम पंजाब ने जितने इनिशिएटिव जो थे वो आप सब तमाम अपनी मिसाल आप हैं। ये बहुत सारे हमारे जो है ना वो सियासी जो जमातें हैं 15-15, 20-20 साल से एक सूबे के ऊपर जो है ना वो हुक्मरान है। तो वो बताएं क्या किया उन्होंने। दिशान रफ़ीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने का। दिशान रफ़ीक साहब जैसे कि बात करते पंजाब के सूबाई वज़ीर बल्दियात भी हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे ख़ास तौर पे अगर सफाई का जो चैलेंज है ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आम आदमी के लिए ईद के मौके पे सफाई ना हो तो बड़ी मसाइल जन्म लेते हैं, बीमारियाँ जन्म लेती हैं। हुकूमत पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन अगर हुकूमत की अच्छा काम करे तो उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। मरीम नवाज़ शरीफ और दिशान रफ़ीक साहब दोनों को मुबारक हो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से पंजाब में ये इंतजाम किए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुम्मे रात 10 बज के 2 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।